आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर चार्ट। मतलब पिछले वाले में हमने टॉपिक पढ़ा था डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। मतलब ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम किसी भी काम को अगर करते हैं, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग को अगर हम करते हैं तो उससे पहले हमें उसका कंसेप्ट सोचना पड़ता है। तो कंसेप्ट अगर डेटाबेस डिजाइनिंग का है, सिस्टम का कंसेप्ट है, तो डीएफडी से समझ में आ रहा है। लेकिन डीएफडी में भी लेवल 0 था, थोड़ा कम एक्सप्लेन किया था, लेवल 1 और ज्यादा था, लेवल 2 और ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से सेम स्ट्रक्चर चार्ट होता है। स्ट्रक्चर चार्ट में आप जो दूसरी चीजें हैं, मतलब फंक्शन से संबंधित ज्यादा चीजों को बताते हैं। मतलब आप ये समझे कि मैं अगर एक बॉक्स बना रहा हूं तो ये एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है, ग्रुप ऑफ कोडिंग्स है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं, मॉड्यूल कह रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक मॉड्यूल को मैं कई मॉड्यूल में डिवाइड कर रहा हूं, भाई बड़ा मॉड्यूल होता है, समझने में दिक्कत आती है, तो हम उसको कई छोटे छोटे दूसरे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं बिना कंडीशन के, तो चाहे तो हम बिना कंडीशन के भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से सीधा आप एक मॉड्यूल को कई मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज जो मैं आज आपको स्ट्रक्चर चार्ट बता रहा हूं, ये आप डीएफडी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, डीएफडी को और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। और आप अलग सा केवल फंक्शन के लिए, मॉड्यूल के लिए काम करना चाहें तो मॉड्यूल के लिए भी काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो इस तरह से अगर सीधे अगर मॉड्यूल दूसरे एंटिटी से जुड़ा हुआ है या एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई कंडीशन है तब वो मॉड्यूल बन रहा है या वो मॉड्यूल कॉल हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर आप फीस जमा कराते हैं देन फीस वाला मॉड्यूल कॉल होगा, अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी वाला मॉड्यूल कॉल होगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन, या मैं कह दूं कि मॉड्यूल तब कॉल होता है जब आपकी एज 18 से ज्यादा है, अगर मतलब अगर आप कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो आप इसका यूज करते हैं। इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आप बताएंगे स्ट्रक्चर चार्ट में मॉड्यूल किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया। फिर आप बताएंगे कंडीशन, इस तरह से डायमंड शेप को हम लोग कंडीशन कहते हैं। जंप, जंप का मीनिंग क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन में हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो फंक्शन प्रोसेस करता है, कहीं दूसरी जगह जाता है या कहीं दूसरी जगह उसको मूव करना पड़ता है। तो वो जो मूव है उसको आप इस तरह से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ये मॉड्यूल यहां से यहां कॉल हो गया। इसी तरह से अगर आपने सुना हो कि मतलब ये फन है, ये भी फन है, और आपने देखा होगा रिकर्सन वर्ड, अगर आपने कभी सुना है तो रिकर्सन वर्ड में क्या होता है, वो वाला पहले वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। फन वन आपने करा तो एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर लेगा फन वन को, जो नॉर्मली कोडिंग में होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं भी मेरा तो रिकर्सन है, जैसे फंक्शन कॉल इटसेल्फ, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सन। तो उसको आप कैसे शो करेंगे, इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं लूप। ये हो गया मॉड्यूल का लूप एज ए रिकर्सन की तरह। इसी तरह से अगर दो मॉड्यूल के बीच में केवल डेटा का फ्लो हो रहा है तो आप सर्कल बना के तीर का डायरेक्शन बताएंगे कि ये इसको डेटा दे रहा है, ये इसको डेटा दे रहा है। और अगर आप उसको कंडीशन भी कंट्रोल भी करना चाहते हैं, भी ये मॉड्यूल इसको कंट्रोल कर रहा है, तब आप उस सर्कल को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। तो आपको मेन चीज यही समझनी है कि स्ट्रक्चर चार्ट मॉड्यूल से संबंधित है। स्ट्रक्चर चार्ट डीएफडी को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है। आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप सिंपल डीएफडी का भी यूज कर सकते हैं। और ये कुछ डायग्राम के कंसेप्ट है जिसमें आप पर्टिकुलर मॉड्यूल को और अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, अच्छा समझाना चाहते हैं, तब आप इसका यूज करेंगे। अब देखिए डिजाइन मेथोडोलॉजी में पहली चीज मैंने डीएफडी हुई, स्ट्रक्चर चार्ट। अब मैं नेक्स्ट एक हल्का सा छोटा सा टॉपिक है हिप्पो, जिसको हम लोग बोलते हैं हिरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब नॉर्मली तो हमें पता ही है कि किसी भी काम को अगर करते हैं तो उसमें इनपुट होता है, फिर हम लोग उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमें उसका क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। ये चीज तो हम लोग वैसे भी बता सकते हैं कि कहां से इनपुट मिल रहा था, किस चीज की प्रोसेसिंग हुई थी। लेकिन मेन जो है इसका यूज जो है वो डायग्राम के लिए होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारे क्या हो सकता है, ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हैं, ऑथेंटिकेशन देने का काम हो सकता है। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें तो इन्वेंट्री, स्टॉक भी आ सकता है। मैं सीधा लिख देता हूं इसको, स्टॉक भी हो सकता है। इसके अलावा सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर पेमेंट का प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है।
इस तरह से, एक तरह से जैसे मैंने स्ट्रक्चर मॉड्यूल को आपको बताया था भी कई मॉड्यूल में डिवाइड हो सकते हैं, तो ये केवल यही बताने का काम करता है कि कितने किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी मॉड्यूल में और कितने पार्ट है। जैसे कि डिस्पैच कब हो रहा है ये चीज मुझे पता करनी है। तो इसी तरह से इन्वेंट्री के अंदर या स्टॉक के अंदर मैं कह सकता हूं कि कितना रिटर्न हो गया स्टॉक, कितने का डिलीवरी हो गई, ये सब चीजें भी उसके अंदर मैं शामिल कर सकता हूं। तो एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल इस तरह से शामिल करना एक तरह से हिप्पो डायग्राम होता है। और मैंने आपको बोल ही दिया कि ये स्ट्रक्चर चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर केवल आप मॉड्यूल के बारे में बताते हैं कि और कौन कौन से मॉड्यूल है। एक नेक्स्ट जो चीज है वो होती है हमारी स्ट्रक्चर इंग्लिश। स्ट्रक्चर इंग्लिश या हम लोग उसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश या स्यूडो कोड। अब होते तो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन आप बात को समझे, स्ट्रक्चर इंग्लिश और स्यूडो कोड दोनों के दोनों प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझाने के लिए। लेकिन स्ट्रक्चर इंग्लिश में जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं 2 संख्या में बड़ी संख्या बताए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं पूरा पूरा इफ a is greater than b। मतलब आप एक तरह से ये समझे कि सूडो कोड का मतलब होता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, बट साथ में कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे। तो मैं इसको बोल देता हूं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सूडो कोड होता है। तो मैंने कहा इफ a इज ग्रेटर देन b, आपने कहा देन a इज बिग। अब इसके आगे आप मैसेज भी लिख सकते हो प्रिंट। मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यार मैं क्या लिखूं, कैसे कोडिंग लिखूं, कुछ भी नहीं। इफ एल्स कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इफ एल्स तो जैसा लगता है, और मैटर पूरा लिखना है आपको, किसी भी चीज को कोडिंग के रूप में नहीं लिखना, इंग्लिश के रूप में लिखना है। ये तो हुआ इफ एल्स। इसी तरह से मैं आपको कह सकता हूं लैडर इफ एल्स बताओ, तो लैडर इफ एल्स के अंदर हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाना चाहते तो वो उस तरह से उस चीज को क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा। तो बेसिक चीज आप सूडो कोड में बता सकते हैं कि इसके अंदर मैं इस तरफ लिख देता हूं कि उसके अंदर आप इफ एल्स हो गया, लैडर इफ एल्स हो गया, जैसे एक से ज्यादा कंडीशन आप लोग यूज करते हैं, स्विच केस हो गया, तो वो सब चीजें लिखी जा सकती है। और लूप भी अगर शामिल करना चाहो तो लूप के भी बेसिक लिखने वही चीज है, फॉर, व्हाइल। बस ये हो गया कि उसके अंदर आपको उस बात को, जैसे मैं आपको कहता हूं कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, बट मैं प्रोग्रामिंग में उस चीज को कैसे लिखता हूं, इफ ए ग्रेटर देन बी। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना भी है। मैं कहता हूं ए को आई को जीवन से शुरू करना है और आई को एन तक लूप को चलाना है। लेकिन तुम उसको कोडिंग में तो आप कैसे लिखते हो, फोर आई बराबर 1, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें लिखना है फोर आई इज स्टार्ट, मतलब पूरी लैंग्वेज लिखनी है, आई इज स्टार्ट विद 1, देन इस तरह से, मतलब 2 करके कब तक चलेगा, n-1 तक। तो आपको कंसेप्ट वो करना है जो मैं आपको बोल के समझा। मतलब ये सूडो कोड, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर इंग्लिश हो गया या फ्लो चार्ट, ये जो भी चीज है, डिसीजन टेबल, ये क्यों सीखते हैं? हम इसलिए सीखते हैं कि जो एक टीचर आपको समझाना चाह रहा है, जिसको आपको कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में बदल लेना, उसको कहीं रन ना करना पड़े। कहीं फ्लो चार्ट रन नहीं होते, कहीं सूडो कोड रन नहीं होते, एल्गोरिथम का कोई नियम नहीं होता कि एल्गोरिथम ऐसे ही लिखनी होती। एक बेसिक कंसेप्ट है जो टीचर आपको समझाना चाह रहा है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सूडो कोड, एल्गोरिथम, ताकि हम उसको कंसेप्ट को समझ सके। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हम लोग कंसेप्ट समझने के लिए एक यूज करते हैं डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल में भी ये इफ एल्स और ये सारी चीज हम लोग शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 संख्या में बड़ी संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है एक्शन स्टेप, आपने कहा ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, तो आपने क्या कहा, ए बड़ा है, नहीं तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है। इस तरह से आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका एक्शन स्टेप हो जाता है, और सॉरी एक आपका कंडीशन स्टेप हो जाता है इस तरफ, इसमें आप ये बताते हैं कि कंडीशन क्या है, और एक तरफ आपका एक्शन हो जाता है कि उसके बेस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं। जैसे मान लो ए बी सी बड़ी संख्या में अगर आप बात करते हैं ज्यादा, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से। इस तरह सारी तरह की कंडीशन आपकी शामिल हो जाती है।
अब उसके जो रिजल्ट जो होते हैं, जब लैंडर इफेल्स में आप बात करते हैं तो उसमें आप क्या लिखते हैं, या तो प्रिंट ए इज बिग होगा, मैं लिख देता हूं सीधा ए इज बिग, इसी तरह से आपने कहा बी इज बिग और सी इज बिग। भाई पहले मैंने सारी कंडीशन लिख दी जब लैंडर इफेल्स के अकॉर्डिंग, ये तो इफेल्स था, और फिर मैंने सारे आउटपुट लिख दिए कि आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि आपके कुछ ना कुछ पॉइंट सही होंगे, जैसे आपने कहा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, दोनों बातें अगर सही निकली तो यहां ये बात सही निकली, इसको मैं क्रॉस से बता रहा हूं। इसी तरह से बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से, तो बी इज बिग आएगा इस लाइन के अंदर, ये लाइन ऐसे देखी जा रही है। इसी तरह से सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, ये क्रॉस। इस तरह से हम कंडीशन सब तरह की लिख के रख लो, आउटपुट सब तरह के लिख लो, फिर जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसका आउटपुट क्या है, जब कंडीशन सेटिस्फाई आउटपुट कौन से वाला है, कौन से कॉलम वाला है। तो ये जो है ये हमारे कहलाता है डिसीजन टेबल।